तो एनजीओ तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, ज्योग्राफी है नी। तो आज हम ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी क्या है और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करना है। वो सारी चीज़ों को हम आराम से विस्तार से समझेंगे। बस आप मेरी यही आशा है आप लोगों से कि आपका सारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल विस्तार से और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज जैसे कि मैंने अभी बात करी है कि आज जो हमारा शुरू होएगा वो होएगा ज्योग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। हिंदी में हम इसको कहते हैं भूगोल। अच्छा, ज्योग्राफी शुरू करने से पहले एक चीज का आपको पता होना चाहिए, जैसे जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं वो है क्या, है नहीं, और किस चीज से वो मिलकर बनी है, ठीक है। वैसे तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है, बट मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है अर्थ, मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन करना, मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना, ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी में जो कि सारी तमाम चीज होती है, पर्वत होते हैं, माउंटेन होते हैं, नदियां होती है, जनजातियां होती है, पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी सारी चीजें हैं, पृथ्वी का वायुमंडल, जितनी भी सारी चीजें हैं, ये हम किसके तहत करते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हम इसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी शुरू होने से पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी है पृथ्वी, यह पृथ्वी का एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। तो पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल, इसका जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं जियोग्राफी। और पृथ्वी के अंदर मतलब आंतरिक अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर कोर, मेंटल, जो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, ज्वालामुखी जहां से निकलती है, वो जो अंदर है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जियोलॉजी। देखो अंतर समझना, जियोलॉजी क्या है, पृथ्वी के अंदर का वर्णन करेंगे तो जियोलॉजी, पृथ्वी के ऊपरी सतह और वायुमंडल का अध्ययन करेंगे तो जियोग्राफी, और वायुमंडल से बाहर का जो हम अध्ययन करते हैं, मतलब अपने अंतरिक्ष का जो हम अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं हम खगोल विज्ञान, मतलब टोपोग्राफी, मतलब खगोल विज्ञान, ठीक है। तो खगोल विज्ञान क्या होता है आपका, जिसमें हम पृथ्वी के बाहरी हिस्से का, मतलब पृथ्वी जहां पर स्थित है, हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी स्थित है, उस बाहरी हिस्से का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, ठीक है, टोपोग्राफी। और हम पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करते हैं या सतह का अध्ययन करते हैं, पर्वतों का अध्ययन करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, जियोग्राफी, मतलब भूगोल। और पृथ्वी के आंतरिक हिस्से का जो हम अध्ययन करते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी। तो सबसे पहले है, ये तीनों पार्टी किसके, ज्योग्राफी के ही है। हम इसको ज्योग्राफी में ही समझते हैं, बस आपको उसको डिवाइड इसलिए किया गया है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा आपके माइंड में विस्तार से चीजें समझ में आ जाए। तो अब हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, ज्योग्राफी, मतलब सबसे पहले हम क्या भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। तो देखिए, अगर हम भूगोल पढ़ना जो शुरू कर देते तो पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है नहीं। पृथ्वी जैसे हमारा ग्रह है तो कैसा ग्रह है ये हमारा, तो वो सारी तमाम चीजें पहले हमें वो जाननी पड़ेगी, तभी तो हम उसके अंदर का चीजें पढ़ पाएंगे, है नहीं। जैसे कि अगर हम अपने बारे में ही जानते तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे अपने बारे में जानना है तो सबसे पहले मुझे अपना अपने जन्म का देखना पड़ेगा कि मेरी किस तरह की हैबिट रही है, किस तरह की चीजें रही है नहीं। उस हिसाब से मैं धीरे धीरे आगे अपने बारे में जान पाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट मैं अभी अपने आप बारे में जानना शुरू कर दूं। अगर हम किसी के बारे में जगह के बारे में अगर हम जानते कि कोई जगह
कहीं पर मतलब स्थित है और हम घूमने जा रहे हैं, तो उस जगह के हम जब डिटेल निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि उस जगह कहाँ क्या क्या चीजें मतलब प्रसिद्ध चीजें, प्राचीन चीजें हैं, तो हम शुरू से देखते हैं ना कि कहाँ कितनी पुरानी वहां पर चीजें, तब हम उस जगह पे जाते हैं, विजिट करते हैं। तो सेम हम यहाँ की भी हम वही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना पढ़ेंगे वो खगोल विज्ञान को पढ़ेंगे, ठीक है, टोपोग्राफी को हम समझेंगे, या सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो अब हम अपने ब्रह्मांड को समझेंगे, ठीक है, हम अपने ब्रह्मांड को समझेंगे, यूनिवर्स को समझेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अभी हमें क्या पढ़ना है और फिर धीरे धीरे हम किस तरह से जाएंगे। जैसे खगोल विज्ञान खत्म करने के बाद फिर हम अपने जियोग्राफी की तरफ आएंगे, है नहीं, वहां पर हम स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, नदी, पर्वत, ज्वालामुखी, मतलब इन सब चीजों के बारे में चीजों का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम जियोलॉजी, पृथ्वी के अंदर की तरफ घुसेंगे और फिर वहां पर हम क्या क्या ज्वालामुखी और ये सब चीजें, चट्टानों वगैरह के बारे में हम वहां पर फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी हमारा क्या स्टार्ट है, जियोग्राफी का पार्ट 1 हमारा ये है, मतलब जियोग्राफी की पहली वीडियो है। अब आपके रेगुलर बेस पे हर 2 दिन बाद आपकी वीडियो डला करेगी, पार्ट वाइज पार्ट। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो खगोल विज्ञान का है, जिसके तहत हम ब्रह्मांड को समझेंगे, ठीक है, ब्रह्मांड को, या हम यूनिवर्स कह सकते हैं, यूनिवर्स को समझेंगे। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं यूनिवर्स के बारे में कि जो हमारा ब्रह्मांड है नहीं, क्या है आखिरकार ब्रह्मांड, है नहीं। अगर कोई पूछ ले आपसे कि ब्रह्मांड है वो क्या है, तो देखिए ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है, ब्रह्मांड हम उसको कह रहे हैं जहां पर करोड़ों आकाश गंगा है, करोड़ों तारे हैं, करोड़ों अर्थ है, मतलब करोड़ों प्लैनेट है, और उप प्लैनेट है, मतलब उपग्रह है, ग्रह है, जितना भी इसका समावेश है ये पूरा ब्रह्मांड के अंदर आता है। जहां तक हमारी नजरें जाती है सब ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड की कोई भी सीमा नहीं है कि ब्रह्मांड को हम नहीं नाप सकते कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत ही बड़ा और विस्तार ब्रह्मांड का हो रहा है, तो हम उसको नहीं कह सकते। बस हमें इतना पता है कि ब्रह्मांड के अंदर अनेकों करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं आती है, उसी के अंदर सूरज, अन्य ग्रह भी आते हैं, सारे धूल के कण, जितने भी गैसें है वो सब ब्रह्मांड के अंदर ही समाहित है, ठीक है। ब्रह्मांड के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक हमारे वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग, उनसे पूछा गया कि ब्रह्मांड की उसमें पूछा गया कि ब्रह्मांड क्या है, यानी ब्रह्मांड के बाहर क्या है। जैसे हमें ये तो पता ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीज है, लेकिन ब्रह्मांड के बाहर क्या है, तो उनका जवाब था कि ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, कि ब्रह्मांड के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई भी चीज, ना तो प्रकाश ना कुछ। तो बाहर अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर ही ब्रह्मांड है। और इसी ब्रह्मांड के अंदर अनेकों करोड़ों आकाश गंगाएं, अभी हम इस ब्रह्मांड को ही समझेंगे, ठीक है, ठीक है। वैसे तो हम नहीं समझ सकते ब्रह्मांड को क्योंकि बहुत बड़ा है, बट जितना हमसे हो सकता है उसको हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला वो है यूनिवर्स। ज्यादा हमको डीपली नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बस हमें उतना ही पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो है सबसे ज्यादा तारों की संख्या है, स्टार है, तारे, ठीक है, तारे की संख्या है। तो बात आते हैं तारों से जुड़े, जैसे हमारा सूर्य भी एक क्या है, एक तारा है। तो कुछ शब्द है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ब्रह्मांड के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं निहारिका, निहारिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेबुला, ठीक है। हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में देखेंगे, बट मैं आपको इंग्लिश में इनके नाम बता दूंगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो नेबुला की हम बात कर रहे हैं, निहारिका की अगर हम बात करें तो क्या होता है निहारिका, है नहीं, हमारे ब्रह्मांड के, देखो ये भी एक किस्म का तारा ही होता है, बट तारे की जैसे तारा जो हमारा होता है वो लाइट, जैसे सूर्य एक तारा है, चमकता है नहीं, चमकीला तारा होता है, एक पिंड की तरह में दिखाई देता है। बट निहारिका उससे थोड़ा अलग है, निहारिका तारे का फर्स्ट स्टेज है। जैसे कि निहारिका की जो डेफिनेशन है कि गैसों के, मतलब निहारिका क्या होती है, गैसों के बादल प्लस धूल कणों का समावेश, धूल कणों का
समावेश, मतलब धूल कणों का वो कह लो समूह, धूल कणों का समूह क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। ये कैसा होता है? समूह जो कि कलरफुल मतलब रंगीन होता है, रंगीन। विभिन्न विभिन्न प्रकार के इसमें क्या देखने को मिलते हैं? कलर। अच्छा देखो कलर क्यों मिलते हैं? जैसे हम बात करें गैसों के बादल, ठीक है, गैसों के बादल का मीन्स जो गैसें होती है जब एक दूसरे से रिएक्ट करती है, गैसें यानी रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन गैसों के अंदर होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? गैसें अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करती है, यानी हीट को रिलीज करती है। तो उसके कारण क्या होता है? उसमें चमक पैदा होती है। जैसे अगर मैं आपको निहारिका की फोटो दिखाना चाहूं तो आप इस साइड में देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल आप इमेज दिख रही होगी अलग अलग। तो ये हमारी निहारिका ही है, ठीक है। तो निहारिका की जैसा आपने देखी कि कलरफुल, ये होता क्या है? ये कलरफुल क्या है? ये कुछ नहीं है, गैसे ही है, गैसे है, धूल कण है, उनका समावेश है, उनका समूह है ये, ठीक है, जो कि क्या है? पास पास आ रही है, ठीक है, रंगीन होती है, ठीक है। तो निहारिका नेबुला हम इसको कहते हैं। अब यही गैसें देखो, सबसे ज्यादा जो गैसें, अगर गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम ही ज्यादा यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा ज्यादा रहेगी। बाकी अन्य तत्व भी या अन्य गैसें भी है, बट ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन हीलियम की रहेगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम नाभिकीय संलयन करते हैं, मतलब हीलियम क्या करते हैं? हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा हीलियम का वो करते हैं, और इसी क्रिया द्वारा क्या निकलती है? हीट और लाइट। हीट और लाइट क्या होती है? रिलीज होती है, जिसके कारण हमें ये चीजें चमकदार दिखाई देती है। तो हम बात करते हैं, हमने निहारिका को समझ लिया। अब हम बात करते हैं निहारिका के बाद तारे की। तारा क्या होता है? क्योंकि ये इसकी सेकंड स्टेज है तारा। पहली स्टेज निहारिका, सेकंड तारा। एक और कह सकते हो आप विरल गैसें। विरल गैसें पहली स्टेज, आप विरल गैसें भी कह सकते हो। विरल गैसें क्या है? विरल गैसें, देखो विरल गैसें क्या है? वो गैसें जो हमारे अंतरिक्ष में या हमारे ब्रह्मांड में क्या है? फैल रखी है, फैली फैली सी है, बिखरी बिखरी सी है। लाइट हल्की हल्की धूल के कणों के समान हमें दिखाई देती है, वो विरल गैसें है, मतलब फैली हुई गैसें है। जब उन विरल गैसों को हम जोड़ लेंगे, मतलब इकट्ठा कर लेंगे एक ही जगह पे, मतलब हम उसको क्या कर देंगे? गैसों के बादल बना देंगे, इकट्ठा कर देंगे, समूह बना देंगे, धूल के कण भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या होने लग जाएगी? उसके अंदर गैसें एक दूसरे से रिएक्ट करनी शुरू हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन कर रही थी और हीलियम में कन्वर्ट हो रही थी, तो उस क्रिया द्वारा क्या हो रहा था? हीट और लाइट निकल रही थी। तो उसी तरह जब इन विरल गैसें पास में आएगी और इनमें ये क्रियाएं होगी, तो वो निहारिका का रूप ले लेगी। किसका? निहारिका का। और निहारिका जब मिल जाएगी तो अब इसमें निहारिका में क्या, लाइट उत्पन्न हो गई, गैसें और पास आ रही है, पास आके पिंड के समान बन जाएगी, जो कि तारे का रूप ले सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको रिलेट करें कि विरल गैसें हुई, फिर निहारिका ने बोली, फिर तारा बना है, ठीक है। तारा क्या हो गया? इकट्ठा होके तारे का निर्माण ले लिया। अब बात हम तारे की ही कर रहे हैं कि तारा होता क्या है। अच्छा तारा देखो, तारे की डेफिनेशन अगर हम देखें, ज्यादा कुछ नहीं, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब जिसका खुद का प्रकाश होता है, वो तारा कहलाता है। वो दूसरे, जैसे कि अगर हम अपनी चंद्रमा की बात करें, क्या चंद्रमा कोई तारा है? नहीं, वो एक उपग्रह है। क्योंकि तारे की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसका खुद का प्रकाश होना चाहिए, ना कि वो दूसरे के प्रकाश से चमकदार होना चाहिए। जैसे चंद्रमा है, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है नहीं, ना कि उसका खुद का प्रकाश होता है। तो तारे में क्या होता है? इसका स्वयं का या खुद का प्रकाश होना चाहिए, स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। या हम ये भी लिख सकते हैं जिसमें हीट और प्लस लाइट होनी चाहिए, उसको हम क्या कह रहे हैं? तारा कह रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारा सूर्य, सूर्य में क्या है? खुद का प्रकाश है, तो वो क्या है? वो एक हमारा तारा है, ठीक है। तो तारे की डेफिनेशन क्या है? जिसका खुद का प्रकाश होना चाहिए। तो ये तीन चीजें थी जो आपको वो होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा भी हमारे ग्रह है, उपग्रह है, और अलग अलग पिंड है छोटे छोटे, वो सब जैसे क्षुद्र ग्रह है, ये सारी तमाम चीजें हमारे यूनिवर्स में ही है, ब्रह्मांड के अंदर। ये इसको हम धीरे धीरे से समझेंगे,
अच्छी तरह पढ़ेंगे। बाकी अगर ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ शब्दों की अगर हम बात करें, जैसे कि एक शब्द होता है लाल दानव, इसको हम कहते हैं रेड जाइंट, ठीक है। लाल दानव क्या होता है? लाल दानव, ठीक है। रेड जाइंट हम इसको कहते हैं, रेड जाइंट। देखो लाल दानव कुछ नहीं, जैसे हमने एक चीज आप समझो, हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारा जो नेचर है, नेचर का एक नियम होता है कि किसी चीज की अगर उत्पत्ति हुई है तो उसका विनाश भी जरूर होगा। वो हमारा नेचुरल, ये नेचर ही है। अगर हम कोई प्रोडक्ट भी ले जाते हैं, जैसे मार्कर है, ये मार्कर अगर बना है, अभी ये सही चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी इंक भी खत्म होगी, कुछ समय बाद इसकी प्लास्टिक की जो बॉडी है ये भी खत्म हो जाएगी। मतलब कि अगर ये बना है तो उसका विनाश भी होगा। तो इस सृष्टि पे या इस पृथ्वी पे, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज है अगर वो बनी है तो एक समय बाद उसका विनाश भी जरूर होगा, वो सत्य है, ठीक है। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो रेड जाइंट भी एक उसी तरह की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैसे हम तारे की बात कर रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में तारे सबसे ज्यादा है। अब तारे हैं और तारे बने कैसे हैं? हीट और लाइट से। और हीट लाइट कहां से आई है? कि गैसे है। जैसे कि हमने सूर्य की बात करी, तो सूर्य जो चमकदार में दिखता है, क्यों दिखता है? कैसे लाइट आई उसमें, कैसे हीट आई उसमें? क्योंकि उसके नाभिकीय संलयन हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में, जिससे क्या रिलीज हुई? हीलियम। तो ये जो क्रिया उस समय हुई, तो इस क्रिया से क्या होने लग गई? लाइट और हीट उत्पन्न होने लग गई। लेकिन है क्या? ये गैसे है, मतलब हम इसको ईंधन भी कह सकते हैं। ईंधन मतलब, ईंधन का मतलब है जिसमें गैसे कोई, जैसे हमने हमारे घरों में गैस सिलेंडर होता है एलपीजी वाला, है नी, ईंधन हम उसके अंदर गैस भरते हैं, अब है नी, गैस होती है उसमें पेट्रोलियम वाली, बट हम उसको क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं कि ईंधन है नी, नाम दे। लेकिन ईंधन हम जब गैस भरवाते हैं तो खत्म भी होता है एक समय बाद, 1 या 1.5 महीने बाद वो खत्म हो जाता है सिलेंडर। तो हम क्या करते हैं? उसको दोबारा रिकवर करते हैं, मतलब दोबारा भरवाते हैं, बट खत्म होती है गैसे। तो सूर्य भी तो हमारा गैसों से ही बना है, गैस ही तो है सूरज के अंदर, हाइड्रोजन हीलियम नाभिकीय संलयन हो रहा है उसमें। तो वो गैसें भी खत्म होनी है एक समय बाद, है ना, एक समय बाद वो गैसें भी खत्म होगी। इसका मतलब हमारा सूर्य भी नष्ट होगा जब उसके अंदर की गैसें खत्म हो जाएगी, क्योंकि सूरज रोज क्या कर रहा है? हमें ऊर्जा दे रहा है। अब वो जब अपने में से ऊर्जा दे रहा है तो वो ऊर्जा खत्म भी तो होनी है एक समय बाद। तो वो ही हम कह रहे हैं कि एक तारे का जब ईंधन या ऊर्जा जब समाप्त होने लगती है, तो उस तारे की, सॉरी, हाँ, तारे का जब ईंधन समाप्त होने लगता है, तो उस तारे का जब ईंधन समाप्त होने लगता है, तो गैस से उसके अंदर की क्या होती है? फैलने लगती है। क्या होती है? फैलने लगती है। फैलेगी, क्योंकि देखो जब तारा बना था तब क्या था? विरल गैसें थी, पास पास आई और निहारिका का रूप ले लिया, मतलब गैसें इकट्ठी हो गई, और फिर गैस इकट्ठे होने के बाद उसमें रिएक्शन होने लग गया गैसों का, है नहीं, केमिकल, तो फिर तारे का रूप ले लिया। अब जब ये इसका ईंधन खत्म होगा तो वापस फैलेगी। क्या होगी? फैलेगी। तो जब ये फैलती है तो तारे का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, तारे का आकार बड़ा, और उसका कलर भी चेंज होने लगता है, रेड कलर का दिखने लगता है, लाल कलर का हमें प्रतीक होता है। तो इसी लाल कलर वाले तारे को हम कहते हैं लाल दानव। लाल दानव, अच्छा, लाल दानव क्या है? स्टार ही, ये भी तारा ही है। क्या है लाल दानव? ये भी रेड जाइंट क्या है? ये भी एक तारा ही है, बट कैसा तारा है कि इसका ईंधन खर्च हो चुका है, ये एक अपने अंतिम पड़ाव पे, मतलब अपने नष्ट होने की स्थिति में ये है। अगर हम बात करें जैसे सूरज भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है नहीं, उसी तरह तो जब जब वो अपनी स्थिति में फैलने लगेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा रेड कलर का, तो वो क्या है? अपने लाल दानव का रूप ले लेगा। किसका? रेड जाइंट का रूप ले लेगा। उसके बाद ये स्थिति इसकी नष्ट होगी। अच्छा, तो लाल दानव आपको समझ में आ गया, रेड जाइंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहां से 2 चीजें निकल के आती है लाल दानव वाली स्थिति में। 2 चीजें देखिए, रेड जाइंट का अगर साइज, इसका अगर साइज की बात करें सूर्य से
सूर्य से 1.44 गुना अगर ये बड़ा है, कौन बड़ा है? रेड जाइंट। और रेड जाइंट क्या है मैंने आपको बता दिया, तारे का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो फैलने लगता है, वो अपने रेड जाइंट के रूप में आता है, मतलब गैस से विरल हो रही है, फैल रही है, मतलब अंदर वो अपना आकार बढ़ा रही है। ठीक है, तो अगर उस लाल दानव का साइज सूरज के साइज से 1.44 गुना बड़ा है, क्या है? साइज में बड़ा है, तो इस स्थिति में इसके अंदर, रेड जाइंट के अंदर एक ब्लास्ट होता है। क्या होता है? ब्लास्ट का मतलब ये फट जाता है, मतलब फटता है। तो जब वो फटता है मतलब ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट को हम कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। लेकिन कब होगा ये? अगर रेड जाइंट का साइज सूर्य के साइज से 1.44 गुना बड़ा है, ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, 1.44 गुना बड़ा है तो सुपरनोवा विस्फोट हमें देखने को मिलता है। और सुपरनोवा विस्फोट जब हो जाता है तो इसके कारण पूरा का पूरा वो जो स्टार है वो खत्म हो जाएगा। अब सुपरनोवा विस्फोट के बाद यहाँ पर दो चीजें निकल के आती है हमारे सामने। क्या? कि अब वो कौन सा तारा निर्माण करेगा। देखो, तारे ये भी जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, वो पूरा ब्लास्ट होता है, तब भी वो एक तारा ही होता है। बट कौन सा तारा होता है? ईंधन खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। तो इस स्थिति के बाद वो या तो आपका न्यूट्रॉन तारा बनाएगा, न्यूट्रॉन तारा बनाएगा, या आपका पल्सर बनाएगा, ठीक है, या आपका ब्लैक होल बनाएगा। ब्लैक होल, इसका नाम भी आपने सुना होगा ब्लैक होल का। या तो ब्लैक होल बनाएगा, या आपका पल्सर की क्वेसर भी एक होता है, क्वेसर। ठीक है, तो ये तारे का वो निर्माण कर सकता है। देखो, न्यूट्रॉन तारा ये कुछ ये तारे ही है, बट ये वो तारे हैं जिनका ईंधन पूरी तरह समाप्त हो गया है। बस अब ये एक पिंड के समान फैल रहे अंतरिक्ष में, पिंड के समान एक फैल रहे अंतरिक्ष में। इनका कोई प्रकाश नहीं बचा है, कम, इनका बहुत ही कम प्रकाश बचा है। मतलब इतना प्रकाश से पृथ्वी में लाइट नहीं पहुंचा सकते, इतना बस अंतरिक्ष में घूम रहे हैं इनका ईंधन खत्म होने के बाद। तो है वो तारे ही, बट घूम रहे हैं, ईंधन खत्म हो गया है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा भी बन सकता है, पल्सर क्वेसर भी बन सकता है। बस थोड़ा सा क्या याद रखना है पल्सर क्वेसर के लिए कि ये तारे गतिशील तारे होते हैं, गतिशील तारे होते हैं। गतिशील का मीन्स कि ये अंतरिक्ष के अंदर, मतलब ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बहुत गतिशील अवस्था में होते हैं, बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं आगे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है गतिशील तारे। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा भी होता है। ठीक है, और ब्लैक होल के, अब ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है इसको समझने से पहले थोड़ा एक चीज और समझ लीजिए आप। तो हमने यहां बात करी थी सूर्य के साइज से 1.44 गुना बड़ा, लेकिन अगर रेड जाइंट का आकार छोटा हो, कितना? सूरज से ही। देखो, यहां पर हम जो आकलन कर रहे हैं वो सूर्य को लेके कर रहे हैं, क्योंकि हमें सूर्य का साइज पता है। तो हमने सूरज को ही अपना एक ऑब्जेक्ट माना और उस ऑब्जेक्ट को लेके हम अन्य तारों की गणना कर रहे हैं कि कितना बड़ा कितना छोटा है। तो हमने क्या कहा, 1.44 गुना बड़ा होगा तो ये स्थितियां देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सूरज के साइज से 1.44 गुना छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा, तो क्या स्थिति यहां देखने को मिलेगी? तो देखिए, इस स्थिति में क्या आपको देखने को यहां पर मिलता है, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, फिर जब छोटा होगा तो ब्लास्ट, देखो छोटा साइज में है रेड जाइंट, तो क्या है, ईंधन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद बिल्कुल शांत हो जाएगा, ब्लास्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि देखो ब्लास्ट हमेशा कौन सी चीज करेगी, ज्यादा बड़ी होगी। यानी कभी देखा कमजोर इंसान ज्यादा मतलब किसी के सामने बोल पाएगा नहीं, वो चुपचाप रहता है। लेकिन जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो बहुत ज्यादा चिल्लाएगा। तो वो इसका साइज ही छोटा है तो क्या करेगा, ये कुछ नहीं, शांत हो जाएगा अपना शांत, और एक बार लास्ट बार चमकेगा। मतलब जो थोड़ा बहुत ईंधन बचा होगा, 10% 5% जो उसका ईंधन बचा होगा, ईंधन का मीन्स क्या है मैंने आपको समझाया, जो उसके अंदर गैसें है, जो खत्म होने वाली गैस है, बस थोड़ी बची है 5 से 10%, उसको हम ईंधन कह रहे हैं। तो अगर ईंधन 5 से 10% जो बचा होगा तो क्या होगा, आखिरी बार चमकेगा और फिर पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो जो
आखिरी बार चमकता है उसको हम कहते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन, श्वेत वामन क्या है? ये भी एक तारा है, श्वेत वामन भी एक तारा है, बट कैसा तारा? ईंधन इसका पूरा समाप्त हो गया, थोड़ा बहुत ईंधन बचा है, उसी ईंधन के कारण थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, और थोड़े समय बाद ये ईंधन भी खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद ये काला वामन बन जाएगा। काला वामन, काला वामन क्या है? वो तारा, ये वैसा तारा होता है जिसमें कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश नहीं होता, इसका ईंधन पूरा समाप्त हो चुका होता है, एक खगोलीय पिंड की तरह या एक पिंड की तरह ये अंतरिक्ष में घूम रहा होता है, उसको हम काला वामन कहते हैं। ईंधन उसमें नहीं था, बट रूप तारे का ही था। एक समय बाद काला वामन भी रेड जायंट या उससे पहले तारा रहा होगा जिसमें फुल ईंधन, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। बट आज की स्थिति में काला वामन पूरा खत्म। श्वेत वामन क्या है? श्वेत वामन वो तारा है जो जिसके अंदर ईंधन बहुत ही कम मात्रा में बचा है और वो अपनी अंतिम क्षण में है, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद वो समाप्त हो जाएगा, वो भी काला वामन बन जाएगा। तो श्वेत वामन भी एक तारा है। और श्वेत वामन, काला वामन कब देखने को मिलता है? रेड जायंट का आकार अगर सूरज से 1.44 गुना छोटा अगर होता है तो वो तारे का ही निर्माण करता है, ठीक है। और अगर बड़ा होता है तो ये तारे हमने बताया न्यूट्रॉन तारा, पल्सर क्वेसर और या ब्लैक होल, ऐसी स्थितियां बनाएगा। तो यहाँ पर हमने, ये आपको समझ में आ गया, ये भी तारे हैं, इसको याद रखना है। दूसरी चीज, ये मैं आपको एक वैल्यू दे रहा था बार बार कि सूरज के साइड से 1.44 गुना छोटा, 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए। ये जो वैल्यू है किसने दी है? ठीक है, तो एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक है, मतलब खगोलीय वैज्ञानिक है, जिनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, इन्होंने ही ये सीमा निर्धारित करी है, तो इस सीमा का जो नाम दिया गया है चंद्रशेखर सीमा कहा गया है, चंद्रशेखर सीमा। तो एग्जाम में आपके इस तरह भी आ सकता है कि चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर क्षमता कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? 1.44 गुना होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चंद्रशेखर सीमा इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ थी हमारे तारों को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल, जो आपका बचा है कि ब्लैक होल क्या है, ठीक है। वैसे तो ब्लैक होल के बारे में आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ब्लैक होल एक हम अपने चैनल पे ही नॉलेज फैक्ट करके एक क्या बोलते हैं चैनल, मतलब नॉलेज फैक्ट करके अपनी प्लेलिस्ट डालेंगे और उस पर रोज वीडियो डाला करेंगे। उस पर क्या रहेगा, हर एक टॉपिक में से जो भी हमारे जैसे लेटेस्ट का कोई मुद्दा होगा या पहले का कोई मुद्दा होगा, उसमें से हम एक ऐसा फैक्ट ढूंढा करेंगे जो हमारे एग्जाम से भी रिलेट करेगा और हमारी जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, उसको भी बढ़ाएगा। तो ऐसे ऐसे फैक्टों पर हमें सिंगल वीडियो डीपली बनाया करेंगे, ठीक है। नॉलेज फैक्ट करके वो रहेगा, प्ले लिस्ट उसके अलग से बनेगी। तो आप हमारे चैनल पे जब विजिट करोगे तो वहाँ प्ले लिस्ट पे जाके आप नॉलेज फैक्ट करके वो हमारी पूरी सीरीज आपको वहाँ मिलेगी, उस सीरीज में आप वीडियो देख सकते हो। तो हम उसमें आपको ब्लैक होल की डीपली चीजें, मतलब पूरा डिटेल में बताएंगे कि ब्लैक होल क्या है, किसने इसकी थ्योरी दी है और अभी हमें कब ब्लैक होल मिला है नहीं। तो वो सभी सारी जो चीजें रहेगी वो हमारी उस वीडियो में रहेगी, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में बता देता हूँ। डीपली के लिए हम नॉलेज फैक्ट पे जो हमारी सीरीज रहेगी उसमें मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, वो सीरीज आप जरूर देखना, ठीक है। उसमें अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जितने भी चीजें है उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीजें रहेगी, उसके बारे में डीपली नॉलेज उसमें हम आपको देंगे। तो अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं ब्लैक होल के बारे में। देखो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी कल्पना है, अभी हम इसको कल्पना कह रहे हैं, ठीक है। मतलब 2019 से पहले ये कल्पना ही थी, बट 2019 में हमें इसकी फर्स्ट इमेज हमें देखने को मिली है ब्लैक होल की। हमने फर्स्ट इमेज इसकी देखी, रियल इमेज, क्योंकि 2019 में इसकी खोज हुई है ब्लैक होल की, बट 2019 से पहले भी ब्लैक होल के बारे में लोग जानते थे, बट ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं काल्पनिक चीज थी, सिर्फ हम इसको सोचते थे कि ऐसी चीज हो सकती है हमारे ब्रह्मांड में, वो थोड़ा समझते। तो ब्लैक होल क्या है? एक तारा ही है जो कि तारा अपना नष्ट हुआ तारा है। ये कैसा तारा है? नष्ट हुआ, जैसे मैंने बताया ना सुपरनोवा विस्फोट हुआ, फिर उसके बाद तारा जब पूरा खत्म हो जाएगा ईंधन, तो वो कुछ तारे बना सकता है, न्यूट्रॉन, पल्सर, कोई सा, उनमें से एक ब्लैक होल भी है जो कि सबसे खतरनाक तारा कह लो, ये एक ऐसी चीज कह लो जो कि बहुत खतरनाक होती है हमारे ब्रह्मांड में,
तो देखो ब्लैक होल होता कैसा है, मैं पहले आपको इमेज आपको दिखा देता हूं। तो ये आप इमेज देखिए, ठीक है। तो ये इमेज आप देख सकते हैं कि बीच में इसके ब्लैक ब्लैक है और साइडों में एक रिंग के समान लाइट दिख रही है नहीं। तो ये आपका हमारा क्या है, ब्लैक होल। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये इधर इधर लाइटें इसकी रहती है और अंदर बिल्कुल ब्लैक होता है। अंदर क्या है इसके, बिल्कुल ब्लैक होता है। तो देखिए जो ब्लैक हिस्सा है ये क्या है, तो देखिए एक तारा है, वो तारा नष्ट हो गया, मतलब वो तारा नष्ट हो गया तो उसकी गैस से, जो उसका गैसे था, उसका जो द्रव्यमान था उस तारे का, या उस सुपर लाल दानव का कह लो, रेड जाइंट का कह लो, वो जो आकार था उसके द्रव्यमान ने इतना, वो इतना छोटा होता गया, इतना छोटा होता गया कि पूरा द्रव्यमान एक छोटे से साइज में कन्वर्ट हो गया। तो जब इतना सारा द्रव्यमान, अगर हम जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये हमारी कोई पेपर अगर हम लेते हैं, पेपर को अगर हम अपने हाथ पे रखते हैं तो उसका वजन हमें क्या रहेगा, थोड़ा हल्का लगेगा, मतलब लगेगा ही नहीं। उसी पेपर को आप फोल्ड कर करके इतना छोटा बना दो और फिर आप उसको अपने हाथ पे रखो, तो जिस जगह पे आप उसको रखोगे वहां पर आपको प्रेशर दिखेगा। उस पेपर पे जो आपने फैला के उस पेपर को रखा था उसका वजन, और जब आप उस पॉइंट पे अपने हाथ पे रखोगे छोटे से कागज को फोल्ड कर करके, तो उसका वजन ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस द्रव्यमान को सिकोड़ लिया, बिल्कुल सिकुड़ गया वो। तो सेम तारे में भी यही है, जब तारे का अंत आता है तो उसका जो तारे का द्रव्यमान रहा होगा वो पूरा सिकुड़ जाता है और एक छोटे से पॉइंट पे आकर रुक जाता है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल और इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इसके पास आने वाली कोई भी चीज को अपने अंदर ले लेता है, कोई भी चीज होगी अपने अंदर खींच लेगा, इतना खतरनाक ये हमारा होता है। अभी हम इसके साइज की भी बात करेंगे कि इसका साइज कितना हो सकता है, बट क्या है, ये अपने अंदर इन चीजों को, क्योंकि घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी जो हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल तो घनत्व ज्यादा होता है ब्लैक होल के अंदर, है नहीं, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, क्या बोलते हैं, 10 अप्रैल 2019 में ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज हमारे सामने निकल के आती है, ठीक है। ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज हमारे सामने आई है, जो कि किस टेलीस्कोप द्वारा ली गई है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा, जो नासा ने भेजा था, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इसके द्वारा ब्लैक होल की हमारे पास पहली फोटो निकल के आती है। वो ब्लैक होल जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है, सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ये जो ब्लैक होल हमें मिला है, ये हमें मिला है हमारे पास नजदीक में ही एक गैलेक्सी है, मैसिव गैलेक्सी है 87, मैसिव 87 एक गैलेक्सी है, उसके केंद्र पर हमें मिला है, क्या मिला है, एक ब्लैक होल मिला है, सुपर मैसिव ब्लैक होल हमें मिला है मैसिव 87 गैलेक्सी के केंद्र पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये गैलेक्सी हमारे पृथ्वी से हमारी गैलेक्सी कितनी दूर है, 53 मिलियन लाख प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूर है। तो ये याद रखना, ठीक है, 53 मिलियन लाख लाइट ईयर क्या है, दूर है ये वाली गैलेक्सी। और उस गैलेक्सी के भी केंद्र पे जाकर हमें मिला है सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल बहुत खतरनाक है, आकार में बहुत बड़ा है। तो जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी ये वाली, तो ये इमेज जो है ये आपकी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से रियल इमेज ब्लैक होल की है, सुपर मैसिव ब्लैक होल की है। इससे पहले के जो ब्लैक होल हमारे पास इमेज थी वो सब एक काल्पनिक इमेज थी, एक बनाई गई थी, ठीक है, एक संकल्पना ली गई थी कि ब्लैक होल इस तरह से होता है, और उसके द्वारा एक इमेज, एक फिल्म है हॉलीवुड, क्या बोलते हैं, हॉलीवुड की एक फिल्म है स्टेले नाइट, फिल्म में ब्लैक होल की पूरी क्या है जानकारी दे रखी है, और बहुत बेहतरीन फिल्म है। अगर आपको ब्लैक होल के बारे में ज्यादा ही समझना है अच्छे से, तो आप उस वीडियो को जरूर देख, या उस मूवी को जरूर देखना, ठीक है। हॉलीवुड की है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां जाके उस मूवी को देखना।
ठीक है, स्टेलेटाइट करके वो मूवी है। तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हाँ, तो ब्लैक होल। तो हमें ब्लैक होल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारी क्या बोलते हैं जो नॉलेज फैक्ट करके सीरीज आएगी, उस सीरीज में हम ब्लैक होल का पूरे डिटेल में वर्णन दे देंगे, बट अभी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसको समझ लो, ठीक है। तो ब्लैक होल आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के ब्लैक होल होते हैं? 3 टाइप्स के आपके ब्लैक होल होते हैं। एक होता है स्टेलर ब्लैक होल, एक होता है आपका इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ठीक है, BH लिख लेते हैं। तीसरा जो आपका होता है वो होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। देखो 3 ब्लैक होल होते हैं, बस अंतर कुछ नहीं है, इनके साइज में अंतर है। स्टेरियो ब्लैक जो होल जो होता है वो थोड़ा अपना छोटा हो, मतलब ब्लैक होल होता है, मतलब ज्यादा ही बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। लेकिन इंटरमीडिएट क्या होता है, ये क्या बोलते हैं 100 गुणे से 1,00,000 गुना बड़ा हो सकता है। 1,00,000 गुना बड़ा किससे? सूर्य से 100 गुने से 1,00,000 गुना बड़ा हो सकता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। और एक होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये जो होता है ये 1,00,000 से अरबों तक, मतलब अरबों गुना बड़ा हो सकता है। किससे? सूर्य से। तो आप अंदाजा लगा लो, हमें जो अभी 2019 में इमेज आई है फर्स्ट ब्लैक होल की, वो हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इतना तो उसका साइज कितना है? 1,00,000 से अरबों के बीच में, सूरज से बड़ा है, मतलब सूरज का जो साइज है उससे कई लाख कई अरबों गुना वो बड़ा है ब्लैक होल। तो आप अंदाजा लगाओ कितना बड़ा है और कितना खतरनाक वो हमारी गैलेक्सी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाओ हमारी ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ऐसे ब्लैक होल है है नहीं। तो ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ब्लैक होल नजदीक आ जाता है तो चीजों को अपने ओर आकर्षित करता है और अंदर खींच लेता है, ठीक है, और अपने अंदर राउंड राउंड घुमाने लग जाएगा। तो बहुत खतरनाक, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो थी ब्लैक होल की चीजें। अब एक होती है हमारी गैलेक्सी, जो अभी हम गैलेक्सी की बात कर रहे थे कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। तो देखो आकाश गंगा क्या होती है। आकाश गंगा है तारों के समूह को, जिसमें तारे, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, इन सब ग्रहों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। कि ये किस आकृति में होती है, कि उस आकृति को ही हम आकाश गंगा कह रहे हैं। जैसे हमारी एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। उस मंदाकिनी में या उस आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे आते हैं। 100 अरब तारे आते हैं। तो उसी तरह हमारी भी एक आकाश गंगा है मंदाकिनी, जिसके अंदर एक सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य भी जिसके अंदर आता है नहीं। तो हमारी मंदाकिनी के अंदर भी 100 अरब तारे हो गए कम से कम, मतलब सूरज जैसे 100 अरब तारे और हो गए। तो आप अंदाजा लगाओ कि एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे होते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी 100 अरब ही आकाश गंगा है। 100 अरब आकाश गंगा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज है। दूसरी, तो मैंने आपको बताया हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, उसको हम इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं, और उसका एक नाम दुर्ग मेखला भी है, ठीक है। तो ये 3 नाम हम उसको पुकारते हैं अपनी आकाश गंगा को, मिल्की वे या आपका मंदाकिनी या आपका दुर्ग मेखला,
ठीक है, ये 3 नाम है, इन 3 नामों से हम अपनी आकाशगंगा को पुकारते हैं। 100 अरब तारे इसके अंदर आते हैं और पूरे ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब भी आकाशगंगा ही है। बात करते हैं इनका साइज या इनका आकार, आकाशगंगा का आकार। ठीक है, आकाशगंगा का आकार 3 टाइप की आकाशगंगाएं होती है। एक तो हमारी जो होती है वो होती है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। एक हमारी होती है क्या बोलते हैं अनियमित आकार, मतलब अनियमित कह लो या कह दिया, दूसरी कह लो आपकी दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, और तीसरी आप कह लो अनियमित, अनियमित। ठीक है, देखो सर्पिला आकार जो हमारी गैलेक्सी होती है सांप की तरह होती है इस टाइप से, जिसके 2 मुहाने होते हैं, 2 मतलब इस तरह के 2 पॉइंट हो गए और इस तरह के और राउंड राउंड में होगी। इसी आकाशगंगा के अंदर इस तरह तारे रहेंगे, मतलब ये तारों की इस आकार में बना रहा हूं। जैसे तारे की कंडीशन इस तरह से है, इस तरह से ये तारे इस तरह से है, इन्हीं तारों के बीच में गैलेक्सी, इन्हीं तारों के बीच में ग्रह उपग्रह सब है। तो इसको डिनोट करने के लिए, इसको साफ करने के लिए मैं इन तारों को मिलाते हुए इस तरह की एक आकृति बना रहा हूं। तो उससे ये आकृति निकल के आ रही है कि सर्पिला आकार इसका है। तो ये किस आकार में होती है, सर्पिला आकार में। दीर्घवृत्ताकार की गैलेक्सी कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की, एक अंडे के समान, मतलब दीर्घवृत्ताकार मतलब इस तरह के, इस तरह की आकाशगंगा होती है। दीर्घ मतलब लंबा, वर्ता, वर्त मतलब गोल, वर्ताकार में ये होती है। ठीक है, एक होती है आपकी अनियमित, इसका कोई आकार नहीं होता, ये कैसे भी हो सकती है, अंडे की तरह, गोल, चपटी, इस तरह किसी भी आकार की हो सकती है। मतलब तारे इस स्थिति में लग रखे हैं कि वो किसी भी आकार में हो सकती है, अनियमित है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ये 3 आकार हमारे हैं, अनियमित, दीर्घवृत्ताकार और आपका सर्पिलाकार। हमारी जो मंदाकिनी है वो सर्पिलाकार की, हमारी जो मंदाकिनी है मतलब तारे की संख्या, और हमारा जो सूर्य है वो यहां पर कहीं स्थित है, यहां, और सूर्य के पास में हमारे ग्रह स्थित है। ठीक है, जो कि सूरज क्या कर रहा है, अपनी मंदाकिनी के चक्कर लगा रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखना, कोई भी तारा हमेशा अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, कोई भी तारा अपनी गैलेक्सी का, जैसे सूर्य जैसे हम कहते हैं ना, पृथ्वी चंद्रमा, जो सूरज है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ये हम कहते हैं। बट सूरज भी किसी चीज का चक्कर लगाता है, वो लगाता है अपनी गैलेक्सी का। ठीक है, और उपग्रह जो होते हैं वो अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो याद रखना, ये हमारी पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये हमारा सूरज। तो ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और ये जो पृथ्वी है ये सूरज का चक्कर लगा रही है, लेकिन ये जो सूरज है ये गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। तो सब एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, डिनोट, मतलब सब एक दूसरे के अपोजिट, मतलब चक्कर लगा रहे हैं किसी चीज के। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आकार की हमने बात कर ली, और क्या बोलते हैं सूरज और पृथ्वी की स्थिति की बात कर ली कि गैलेक्सी में कहां पर ये स्थित है। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की, कुछ पॉइंट की। ठीक है, जैसे हमने मिल्की वे की बात करी है नी, मिल्की वे आकाशगंगा हमारे सबसे, मतलब हम जिस गैलेक्सी पे रहते हैं मिल्की वे, हमारे नजदीक में या हमारे पड़ोस में ही एक आकाशगंगा हो रहा है। पड़ोस का मतलब होता है जो हमारे नियर, मतलब नियर में है, पास में है, उसको हम पड़ोसी कहते हैं। तो हमारी आकाशगंगा के भी पास में एक आकाशगंगा है जो पड़ोसी है हमारी, उसको कहते हैं एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा पृथ्वी के निकटतम, या हमारी गैलेक्सी के निकटतम एक दूसरी आकाशगंगा है जिसको हम एंड्रोमेडा नाम दे रहे हैं। एंड्रोमेडा का एक नाम हो रहा है देवयानी, देवयानी आकाशगंगा। तो 2 नाम है, एक एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, और एक है देवयानी। ये दोनों एक ही है, ये हमारे नजदीकी आकाशगंगा है, पड़ोसी वाली आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, ये देवयानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप लिखो,
एक सूरज से, जैसे सूरज हमारे तारा है, पृथ्वी के निकटतम दूसरा जो सबसे नजदीक में जो तारा है ना, वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दूसरा पृथ्वी के निकटतम तारा है। पहला कौन सा है सूरज के पृथ्वी के निकट तारा? सूर्य, जो हमें प्रकाश देता है। सूरज के पास में एक तारा हो रहा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से निकटतम दूसरा तारा है, जो कि अपनी आकाशगंगा में ही है, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी में ही स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज आप और याद रखना, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे जो मंदाकिनी है, यहाँ पर एक तारा हो रहा है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, डॉग स्टार उसको बोलते हैं हम, मतलब सीरियस, उसका नाम है सीरियस स्टार या डॉग स्टार, वो सबसे चमकदार तारा होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सीरियस या डॉग स्टार, ये सबसे चमकीला तारा है जो कि हमारे गैलेक्सी में ही स्थित है। ठीक है, हमारी मंदाकिनी में ही ये स्टार स्थित है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, गैलेक्सी वगैरह हमने सब कवर कर दिया। कल हम समझेंगे इस ब्रह्मांड को लेके कुछ सिद्धांत हमारे दिए गए हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, किस किस ने सिद्धांत दिए है, क्या इन सिद्धांत का मतलब था, वो सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट में। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने खगोल विज्ञान को समझा। खगोल विज्ञान में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, अंतरिक्ष के बारे में हमने थोड़ी चीजें पढ़ी, तारा क्या होता है, निहारिका क्या होती है, हमारी आकाशगंगा क्या होती है, ब्लैक होल क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमने इसमें समझा है। सेकंड पार्ट में हम आपको कुछ सिद्धांत बताएंगे ब्रह्मांड को लेके कि क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, सूर्य की उत्पत्ति किस तरह हुई है, चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह हुई है, वो सारे सिद्धांत को हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा।